टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ मुनीज़ा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। मैं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल गुड वैसे ही मॉर्निंग जैसे आपको भी। हाँ। और आज मंडे है, बताएं क्या हाल है? बस मंडे है तो बस मैं आपको क्या बताऊँ, आज कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें करनी है। चूँकि आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बात बहुत गौर से सुने और जितने भी यंग पेरेंट्स हमारा शो देख रहे हैं सब लोग ये बात बहुत गौर से और समझदारी से सुने और समझे। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक पाकिस्तान में पोलियो की कैंपेन जारी है। हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं, उनकी तालीम के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं। जब उनकी सेहत की बात आती है तो हमें और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे मुस्तकबिल में चलते रहें, सेहतमंद रहें, खुशगवार एक ज़िंदगी गुजारें तो आपको उनको पोलियो के कतरे बर वक्त पिलाने हैं। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह है, पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में सीवेज लाइंस में पोलियो के जो वायरस हैं उसकी तस्दीक की गई है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, आपको बहुत ही कॉन्शियसली अपने बच्चों को पोलियो के ख़तरे पिलाने हैं। बहुत सारी बातें होती हैं हमारे दिमाग में, प्री कंसीव नोशंस हैं कि पोलियो के कतरे पिलाना हराम है या कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है, पोलियो के कतरे बिल्कुल हलाल हैं, आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई सी भी एक बात आ रही है जो कि क्लियर नहीं हो तो पोलियो की जो हेल्पलाइन है आप उस पर कॉल करके पोलियो के बारे में जान सकते हैं। कोई भी आपको मतलब दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, आप जान सकते हैं, लेकिन बच्चों को बर वक्त प्लीज़ पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। क्योंकि 8 बड़े शहरों की सीवेज लाइंस में इस पोलियो के वायरस की शनाख्त हो गई है। तो ये एक जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अपने बर वक्त पोलियो के कतरे पिलाते रहना है। उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, इंसान अपना घर बनाता है और ऑफकोर्स घर सबके लिए एक जन्नत होती है। आप अपने घरों को साफ़ रखते हैं, उनकी रानाई करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का घर तूफ़ानों में और सैलाबों में बह जाता है, ख़राब हो जाता है। आप लोगों ने कोक स्टूडियो का एक बहुत ही मशहूर गाना सुना होगा, कनायारी। कनायारी गाया था एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर है वहाब बुख्ती साहब ने। उनका घर फ्लड्स में बह गया है, उनका कच्ची मिट्टी का घर था, वो अभी बलूचिस्तान फ्लड्स में बहुत ही बुरी हालत में है। उनका जायज़ अकाउंट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ जिसके ऊपर अगर आप अपनी इस्तात के मुताबिक हेल्प करना चाहें तो प्लीज़ आप हेल्प कर सकते हैं। उनका जायज़ अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है बिल्कुल जायज़ अकाउंट नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। लेकिन जो लोग पढ़ने और देखने और लिखने से कासिर हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, उनका नंबर है 0300 211 830 9 आखिर में आता है। इंग्लिश में अगर बोलूँ तो 0300 211 8309। आप इस पे जायज़ कैश करके उनकी मदद कर सकते हैं। सोचिए किसी के घर पे इस वक्त छत नहीं है, उनके घर में छोटे बच्चे भी होंगे, वालिदैन भी होंगे, वो अकेले तो रहते नहीं। बलूचिस्तान के फ्लड्स में उनका घर बह गया है। हमारी आर्टिस्ट बिरादरी से उनका ताल्लुक़ है और हम भी उनके लिए बहुत ज़्यादा गोतागोदों में लगे हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। अगर आप भी अपने तौर से कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जायज़ कैश के ज़रिए उन तक कोई ना कोई छोटी मोटी रकम भिजवा सकते हैं जिनसे उनके घर की छत दोबारा से तामीर हो सके। आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो कि पूरी दुनिया इस वक्त फेस कर रही है और आपको नहीं अंदाज़ा कि आगे आने वाले वक्त में ये कितनी ज़्यादा सिवेरिटी, ये कितनी ज़्यादा सख्ती इसके अंदर आ सकती है। आपको पता है शेफ मुनीज़ा, इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पानी ख़त्म हो चुका है, यूरोप वहाँ पे ड्राउट डिक्लेयर हो गया कि पानी नहीं है। और आपको पता है यहाँ पे अब आप देख रही कितने अरसे से मौसम बदल चुका है पाकिस्तान की तरफ का। बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, वरना इतनी कहाँ होती है। पूरा महीना बारिशें रही हैं, 2 मंथ्स लगातार अभी तो चल रही है जुलाई से। और आपको मैं आपको बताऊँ, हम लोग इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे होते कि भाई सड़क टूटी हुई थी या निकासी आपका प्रॉब्लम हो गया था। आपको पता है हम लोग इस तरह के वेदर के लिए तैयार ही नहीं है।
बिल्कुल हम लोगों को पता ही नहीं किस तरह के वेदर से डील किस तरह इस तरह करना है, बिल्कुल दैट्स सो ट्रू। हाँ, और उसकी वजह से आपको पता है हेल्थ हैजर्ड्स आती हैं, तबीयतें भी ख़राब होती हैं, और ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन जब चेंज हो रही होती हैं तो आपको पता है एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत आती हैं, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती हैं। लेकिन हम हमेशा हमें दुआएं खैर करते रहनी चाहिए, और जो भी कोई मैं एक और आपको बात बताऊँ, कभी भी आप किसी मुश्किल में अगर कोई इंसान उसकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपके ऊपर मुश्किलें आने ही नहीं देगा। बिल्कुल आपके ऊपर मुश्किलात आएंगी ही नहीं अगर आप किसी की मुश्किल में मदद करते हैं। तो प्लीज़ हम सबका एक ये फरीज़ा होना चाहिए, चाहे कोई आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, अगर आपको पता चले कि कोई वाकई मुश्किल में है तो आप प्लीज़ उसकी ज़रूर मदद कीजिए। आज के एक और बहुत शानदार शो ख़वातीन और हज़रात आपके लिए लाइन अप हुआ है। आज हमारे साथ एक फीचर फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसकी फिल्म की टीम होगी, शेफ मुनीज़ा होंगी क्या माशाल्लाह हैं हमारे साथ, इश्तियाक बेग साहब होंगे मेक अ विश फाउंडेशन के, और किरण जावेद साइकोलॉजिस्ट होंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज आप लोगों से डिस्कस करेंगी। ख़वातीन और हज़रात, फिर आपको एक बात बताते चले कि पोलियो एक बहुत ही महलिक बीमारी है, एक बहुत पूरी लाइफ एक इम्पैक्ट हो जाती है उससे, बहुत माजूरी आ जाती है, पूरा एक बच्चा होता है उसकी पूरी ज़िंदगी उससे अफेक्ट होती है, उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो पोलियो एक रियलिटी है, आप उससे भाग नहीं सकते। पोलियो के कतरे बर वक्त पिलाएं। आपके घरों पे टीम्स आएंगी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, तो उनको दरवाज़ों से मना मत कीजिएगा। अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो आप उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। लेते एक छोटा सा ब्रेक स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग स्टार मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने ये बड़ा डिफरेंट, बड़ा शानदार ट्रेलर देखा। एक फीचर फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है जिसका नाम है मदारी, और हमारे साथ मदारी की एक शानदार टीम मौजूद है। वेलकम टू द शो एवरीबॉडी। बहुत पारस भाई तो आते रहते हैं, खैर कोई देखे ना देखे पारस भाई तो देखेंगे हमें। कैसे हम? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ये बात है, हमाद भाई हैं, सिराज है और अमार है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू। जो सबसे पहले मेरा $1 मिलियन सवाल है, क्या आपकी फिल्म में लेडीज नहीं है? लेडीज हैं और रिवेंज थ्रिलर है। हाँ, तो उसमें अच्छा, तो ज्यादा आपको लगता है कि जो रिवेंज है वो मर्दों मर्दों के बीच की कहानी है? ज्यादातर तो खवातीन का कोई ताल्लुक ही नहीं है। खवातीन का बहुत हाथ है। आप टीवी पे देखें, खवातीन इतने बदले ले रही होती है ड्रामों में। हाँ। तो आपकी फिल्म आपने थोड़ा मुख्तलिफ किया फॉर अ चेंज। थोड़ा सा जरूरी है कि चलो ठीक है, सारे आदमी एक दूसरे से आदमी। अच्छा सिराज, आपने फिल्म डायरेक्ट की है जी, और लिखी भी आपने है। जी, मेरे साथ अली रिजवी भी को राइटर थे, जो अच्छा। एक्टर भी हैं। अच्छा, कुछ कहानी के बारे में बताइए। इट्स सेट इन 2008 और क्राइम ड्रामा या रिवेंज थ्रिलर है। एंड जो उसका बेसिक प्रेमिस है वो ये कि व्हाट इज़ रिवेंज फॉर अ कॉमन मैन, कि एक ले मैन जो कि अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स से गुजर रहा है, तो उसके लिए कितना मुश्किल है जहाँ पे जस्टिस सिस्टम ना हो और पॉवर्टी हो और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो, तो वो क्या करे, अपनी लाइफ बेटर करे या एन आई फॉर एन आई, अपनी थर्स्ट को क्वेंच करे। आई थिंक हाँ बिल्कुल, ये वैसे सोच तो बड़ी अच्छी है। अमार, आपने क्या सोच के इसमें कदम रखा? बेसिकली हम ना पुराने दोस्त हैं, तो वो एक Crime कनेक्शन बहुत partners हैं। क्राइम पार्टनर्स कह लें आप, कुछ 7-8 साल पुरानी दोस्ती है, देखते वो कनेक्शन था। मुझे ऑब्वियसली बहुत भरोसा है इस पर, ये पहले भी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट कर चुका है तो माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे, तो एक भरोसा। और मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, हमने डिस्कशन की और फिर उसके आगे हम लेकिन सुनिए, ये जो 2008 का आप बता रहे हैं, ये थोड़ा सा ऑफ कोर्स यू नो सेट इन द थोड़े साल पुराने इसका सेटअप है। क्या आपका कोई ज़ाती तजुर्बे से ये एसोसिएट करती है, या किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ था, या इट्स टोटली फिक्शन? इट इज़ फिक्शनल, बट कहानियाँ भी आपकी ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ और आपकी absolutely। जो आप देखते हो उससे ही आता है। हाँ, कहीं पढ़ते हैं अखबारों बिल्कुल में ऐसे कि ही ऐसे है। हुआ था हाँ, या वैसे तो वो हुआ था। समझे कि वो हर चीज़ की एक कल्बिनेशन है, आप उसको उस तरह कह लें। ठीक है। अच्छा, हमाद भाई आप क्या कह रहे हैं इसमें? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मदारी एक फिल्म आई मेरे पास। अच्छा, मदारी जो फिल्म है, सिराज के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। इसके जब हम पढ़ रहे थे, जब मैं नैपा में पढ़ रहा था और सिराज जैबिस में पढ़ रहा था, तो तब से हमारे ताल्लुकात थे। उसके बाद एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट आया और कहने लगे इसमें एक बलोच कैरेक्टर है, आसिफ बलोच के नाम से, और वो कैरेक्टर हमने तुमसे करवाना है। तो मैं तो पहले ही एक्साइटेड हो जाता हूँ, जब भी ये कोई कैरेक्टर मुझे देता है तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि यार ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी जगह पे ही रखेगा जहाँ मेरी ज़रूरत होगी। और वो
बहुत अच्छा गया। उस कैरेक्टर की जो बुनत थी, उस कैरेक्टर के अंदर जो जिसे कहते हैं जो हार्ट बीट्स हैं, उसको लाइव उसको जिंदा करने में इन सब का हमारे सीनियर्स का बड़ा हाथ रहा। अली भाई लेकिन का, आसिफ पारस बलोच भाई है का। क्या इसके अंदर? आसिफ बलोच एक ऐसा लड़का है जो कि गरीबी का विक्टिम हो गया। ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से एक गरीब आदमी, एक गरीब लड़का, वो किस तरीके से अपने मामलात को सीधा करने के लिए, अपने मामलात को सुधारने के लिए स्टेट के खिलाफ खड़ा होता है। स्टेट के खिलाफ जिसे आप कहेंगे कि रिबेल हो जाता है और वो दूसरे बगावत escape करता है तलाश वो? करता है। हाँ, ओके, ओके। दूसरे डिनाइल वाली सिचुएशंस में कोशिश करता है कि वहाँ जाए। तो उस तरह का एक विक्टिम है आसिफ बलोच, और जो कि ज़्यादा बोल दूंगा तो फिर पूरी कहानी बाहर आ जाएगी। तो उस वजह से भी मैं थोड़ा सा छोटा बता रहा हूँ कि वो एक सिनेरियो का जो रनिंग सिनेरियो है उसके इर्द गिर्द का, उसका शिकार हो गया। और उसके बाद जो कुछ उसने किया वो मदारी की ढोल पे, मदारी की जो बीट है उस पे वो नाचा है जिस तरह बाकी सब अच्छा नाचे। इबाद, आप तो इतने उदास बैठे, लग रहा है आपको भी पुलिस मोबाइल शायद ले जाएगी। इसकी क्या वजह है? थोड़ा बहुत आपका क्या किरदार है इसमें? मेरा प्रोटैगनिस्ट का किरदार है और अच्छी जर्नी रही उसका। एक ओवरऑल ग्राफ बहुत अच्छा था, जैसा वो शुरू में होता है और बाद में जो हो जाता है, जो हालात उसे बना देते हैं, तो वो चैलेंजिंग था, बिल्कुल था, मुश्किल भी हुई, लेकिन मज़ा आया करने में, काफ़ी मज़ा आया। अच्छा, और पारस भाई आप क्या कह रहे हैं इसमें? मेरा किरदार इसमें एक आम आदमी का है जो हालात तो वाक़यात से एक तो तंग भी है और उसको उसकी वजह से फेस नहीं करने पड़ रहे दूसरों के एक्सटर्नल मामलात जो हैं, अपने भतीजे के मामलात और अपने भाई के मामलात और अपनी फैमिली के मामलात, तो उन्हीं को फेस करते 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 वो कहीं तक पहुंचता है। मेरा सपोर्टिव कैरेक्टर है और सिराज ने और अली ने ये जो स्क्रिप्ट लिखा है, बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखा है, कहानी बहुत ज़बरदस्त बुनी हुई है और बहुत ही इसमें सबसे अहम चीज़ है कि इंटेलिजेंटली कास्टिंग की गई है और तमाम अदाकारों की शानदार अदाकारी है और मुझे ख़ुद बहुत मज़ा आया। सारी टीम और जितने भी लोग हैं इसमें, डायरेक्टर से लेके चाय पिलाने वाले तक, वो सब लोग बहुत ही डेडिकेटेड रहे, बहुत ही सपोर्टिव रहे और एक जैसे कहते हैं ना गोरिल्ला फिल्म मेकर्स, ये वो लोग हैं और न दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ना गर्मी ना दोपहर ना शाम, और उनको काम करना है और बहुत ही पैशनेट। तो ये एक पैशन प्रोजेक्ट है और सिराज लोगों का जो है ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, पहला। तो मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ऑडियंस ज़रूर देखे। इस तरह की फ़िल्म अभी तक पाकिस्तान में नहीं बनी, मैंने तो नहीं देखी इस तरह के सब्जेक्ट पे, इस तरह की फिल्मोग्राफी के साथ और इस तरह की अदाकारी के साथ। ख़वातीन और हज़रात, मदारी इज़ कमिंग अवे वेरी सून। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही शानदार, बड़ी मुख्तलिफ फिल्म आ रही है, मदारी। अगर ये कहा जाए कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के पैरेलल सिनेमा की कोई बुनियाद थी, कोई पहली ईंट थी, तो वो ये फिल्म मदारी साबित होगी। और कभी भी कोई एक मुख्तलिफ कदम उठाता है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आगे बढ़ के उस कदम को सपोर्ट कीजिए, ये फिल्म देखिए, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत शदीद तरीके से जानता हूँ कि आप लोगों में सब में कहीं ना कहीं एक फिल्म मेकर मौजूद है जो कि अपना एक रवैया फिल्म मेकर्स वाला रखता है। वो चाहता है कि यार ऐसी चीज़ें बने और वैसी चीज़ें बने। और मुझे जो चीज़ बात की खुशी हो रही है कि एक बहुत ही यंग टीम मेरे साथ मौजूद है। ये वो टीम है जो कि नेटफ्लिक्स देखती है, जो पूरी दुनिया का सिनेमा देखने के बाद उस सिनेमा की जो टेक्निकलिटीज़ है, जो एक शऊर है, उसको पाकिस्तानी सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके वो एक नई स्टोरी क्रिएट करती है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात फिर वहीं आती है कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बस आपने सिर्फ एक बार देखना है और आपने अपने रिव्यूज़ देने हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, कैमरा वर्क इज़ फैंटास्टिक। कौन है कैमरे पे? वी हैड 2 सिनेमाटोग्राफर्स, एक मुसब अख्तर थे एंड देन अमारुल्लाह। ऑलराइट। और आपने किधर में शूट किए? मोस्टली कराची के एरियाज़ हैं, लियारी हो गया, जमशेद रोड हो गया और एडजॉइनिंग एरियाज़ जो हैं। अच्छा, ये आपकी पहली फिल्म है सिराज? फीचर यस।
अच्छा, पहले आप शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं। शॉर्ट फिल्म्स तो अच्छा, मैं एक बात बहुत ही इन फुल ऑनेस्टी जानना चाहता हूँ, फिल्म बनाते वक्त आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या फेस करनी पड़ती हैं? मेरे ख्याल में मुश्किल तो होता ही है प्रोडक्शन फेज, बट आई थिंक हमारा फोकस ज़्यादा पेपर पे होता है। व्हेन यू डोंट हैव मच रिसोर्सेज, तो आपका जो स्क्रिप्ट होती है वो आपको उस पर जितना टाइम is the लगाए, hero वैसे। हाँ, तो वी स्पेंड मोर टाइम ऑन द स्क्रिप्ट एंड वर्क विद द एक्टर्स बिफोर गोइंग ऑन शूट, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ऑन शूट सब सेम पेज पे हैं, तो वो इतना मुश्किल नहीं था हमारे लिए शूटिंग प्रोसेस, उससे पहले मुश्किल था। उससे पहले मुश्किल है। अच्छा, मुझे लगता है कि बाहर ममालिक में तो बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जब भी कोई मुख्तलिफ कोशिश की जाती है तो आप किसी ना किसी तरह फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं कि यार चलो यहाँ नहीं तो वहाँ सही, एक ये ऑप्शन होता है। आपको कभी डर लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई फिल्म बनाना बच्चों का खेल नहीं होता, एक बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट लगती है, आपका खून पसीने की कमाई होती है, इन सब की मेहनत होती है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। आप बताएं। देखिए, हमारे मुल्क में ना, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की कि नेटफ्लिक्स देखते हैं, हमारे मुल्क में टोटल नेटफ्लिक्स देखने वालों की परसेंटेज इज़ 1%, 1 और मैक्स 2%। तो वो एक डर बिल्कुल लगा रहता है, बट लेकिन व्हेन यू नो कि आपका क्राफ्ट अच्छा है और आपको ये अंदाज़ा है कि जैसे आप थोड़ी देर पहले बात की कि स्क्रिप्ट अच्छी है, तो वी नो कि ये हमारी वो 1% आवाम भी हम ले लें जो नेटफ्लिक्स देखती है, अगर वो कंटेंट हम यहाँ लोकल आवाम को देंगे तो ऑब्वियसली इट विल वर्क। तो वो उस हिसाब से उस चीज़ के ऊपर आप इन्वेस्ट करें, आप अपना टाइम भी दें, अपना पैसा भी दें, रिसोर्सेज भी दें, तो आई थिंक दैट थिंग हैव ऑलवेज वर्कड, इंशाल्लाह दिस टाइम इट विल वर्क। अच्छा पारस भाई, आप बहुत ज़्यादा, आई थिंक अगर हमें ये कहा जाए कि पाकिस्तान के पैरेलल सिनेमा का कोई फेस है तो ये गलत नहीं होगा कि आई थिंक पारस भाई यू आर वन ऑफ देम, एब्सोल्युटली। मुझे एक बात बताएं कि कभी कोई नया सब्जेक्ट या कोई नया स्क्रिप्ट आपके पास आता है सिर्फ इस वजह से कि ये मुख्तलिफ है आप कर लेते हैं, या आप अपना कैरेक्टर की उसी तरह छानबीन करते हैं जैसे आप? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि कहानी कैसी है और उस कहानी में आप क्या कह रहे हैं? जो मेरा पार्ट है वो की रोल है कि नहीं है, उसके किरदार से कहानी में कोई तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये शुरू से मेरी अप्रोच रही है, और अभी भी ये जो स्क्रिप्ट आया तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्क्रिप्ट था, और इस तरह के स्क्रिप्ट लिखे नहीं जा रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जिस तरह का काम करना चाहते हैं उस तरह के किरदार भी इतने नहीं लिखे जा रहे, लेकिन जब लिखे जाते हैं तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि हमें ऐसा काम मिले, और इसमें भी मेरा एक बहुत की रोल है, और जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। बाकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इबाद की, और इनकी ये डेब्यू फिल्म है, और मैं समझता हूँ कि इनके कैरियर में जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल करेगी, प्ले करेगी, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत की है। और बाकी जितने भी हैं, इवन हम्माद ने और बाकी कुछ और भी एक्टर्स हैं जो अभी आप लोगों ने नहीं देखे और पूरी इंडस्ट्री ने नहीं देखे, मतलब ये बात को अभी इंडस्ट्री ने नहीं देखा। अच्छी बात है कि नए लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, अभी इन्होंने कुछ कमर्शियल्स किए हैं, बट मैं समझता हूँ फुल लेंथ एक फीचर फिल्म में किरदार निभाना एक बहुत मुश्किल काम है, और इनको शाबाश है इन सारी टीम मेंबर्स को कि इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया। और ये भी एक बात होती है कि जब आप देखते हैं ना कि पूरी कास्ट में जो एक्टर्स हैं, जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो भी एक मोटिवेशन होती है आपको कि आप उसके लिए हाँ बोलते हो स्क्रिप्ट। अच्छा पारस भाई, आप रिलेटिवली बहुत सारे न्यू कमर्स के साथ आंखें बंद करके काम कर रहे होते हैं। जी जी। कभी आप अपनी एक्सपर्टीज़ को इन प्ले लाते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से कोई भी इंसान जितना भी बाशऊर हो, कोई भी, वो तजुर्बे से नहीं जीत सकता। जी जी। कोई भी आदमी अगर तजुर्बेकार हो तो ऑफ कोर्स आई थिंक वो बहुत सबसे आगे रहता है। कभी आपने इससे किया कि आप आगे बढ़ के गए, नहीं यार तुम ये गलत कर रहे हो? हाँ जी, मैं क्योंकि हमेशा डायरेक्टर ये भी समझते कि यार ये एक्टर कहीं हाईजैक तो नहीं कर रहा मुझे। डायरेक्टर ये सोचते हैं कि भाई ये मुझे हाईजैक तो नहीं कर रहा है, क्या बोले जा रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज मैं कभी भी इस तरह से करता तो नहीं हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि डायरेक्टर हो चाहे मेरे को एक्टर्स हों, मैं उनको सपोर्ट करूँ, क्योंकि उनका काम अच्छा होगा तो मेरा भी काम अच्छा होगा। कहीं अगर डायरेक्टर को ज़रूरत है इस बात की और वो ये चाहता है मुझसे बात करना कि भाई क्या हो सकता है इसमें मामला, तो मैं पूरे खुले दिल से, कंधा पेशानी से सपोर्ट करता हूँ। और अगर मेरा कोई को एक्टर जो किसी जोन में चला गया है, क्योंकि हर इंसान हर दिन अच्छा दिन नहीं होता, फैक्टर्स इतने हैं कि आपको ऊपर नीचे तो होते हैं। एग्जैक्टली, तो उनको सेम पेज पे लाने के लिए अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है या कुछ मदद की ज़रूरत है या उनको कुछ समझाने की ज़रूरत है, तो डायरेक्टर के कंसर्न से और उसके ख़ुद के कंसर्न से मैं बिल्कुल ओपनली सपोर्ट करता हूँ और समझाता भी हूँ। और चूँकि मेरे अंदर अब यह है कि मैं पढ़ाता भी हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ाता भी हूँ, तो एक नेचर का हिस्सा बन गया है कि यार अगर कोई
नहीं कर पा रहा या किसी को मदद की ज़रूरत है तो मैं बहुत ही ओपनली उसको ऐसे तरीके से बता देता हूँ कि उसको बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए। हाँ, कोई खिड़की खुल जाए, कहीं पे कुछ हो गया है तो वो बात सही हो जाए। अच्छा, हमाद भाई के साथ तो मैं काफ़ी दफ़ा प्लेस कर चुका हूँ। हमाद भाई का बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन अभी बहुत सोफिस्टिकेटेड बने हुए हैं। अच्छा, एक बात, आप कब से वैसे काम कर रहे हैं? आपने करियर कब से start किया? थिएटर मैंने तकरीबन 4-5 साल किया है 4-5 साल से किया। और कुछ कमर्शियल्स किए हैं, अदरवाइज ये पहला मेरा काम है। तो आपने एक ड्रामों detailed की तरफ जाने का नहीं सोचा कभी? मैंने इस किरदार को लेके थोड़ा सा इंतज़ार करना बेहतर समझा, क्योंकि वेरी नाइस। इसमें वो था, वो किक थी जो मुझे चाहिए थी, तो इसमें वो मैंने कहा बेहतर है कि ये दिखे, मैं सब्र कर लूँ। अच्छा, एक न्यूकमर को वैसे क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं इंडस्ट्री में? क्योंकि जब मैं एक न्यूकमर था, वो बहुत पुरानी बात हो गई है, इट वाज 2006 परहैप्स। उस वक्त चैनल स्प्राउट कर रहे थे, नए टैलेंट की बहुत ज़रूरत थी, तो बहुत सारे लोग उस वक्त अपना आपको जब इतनी कंपनीज खुल गई थी 4 एक्टर से, तो इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा था एंड को भी बहुत बूस्ट मिला बूस्ट मिला था उन सालों में, नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू कम इन। लेकिन अब तो बहुत सारे लोग हैं जो कि एक एंट्री का इंतज़ार करते हैं, एक चांस का इंतज़ार करते हैं। आप क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करनी? काफ़ी आई, बहुत आई। इनफैक्ट जो छोटे छोटे पहले किरदार थे वो करते रहते थे, मगर अच्छा इसका ऐसा था कि जिस वक्त ये किरदार मुझे मिला तो मेरे पैर पे लगी हुई थी, चलने की हालत भी नहीं थी। एक दोस्त के साथ मैं आया हूँ और उसने बस कंधे पे हाथ डाल मैं उसके साथ पहुँचा हूँ और मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ है और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल, और उसके बाद सब कुछ होता गया, अच्छा होता रहा। बाकी सब मेरे साथ को एक्टर्स ने बड़ी हेल्प की मेरी, और इनकी वजह से ही सबका काम अच्छा हुआ, मेरा काम अच्छा हुआ बिल्कुल। लेकिन बात आपने कभी स्ट्रगल नहीं की? जैसे ऑडिशंस पे जा रहे हैं, बहुत प्रोडक्शन हाउसेस जा रहे हैं, तस्वीर पोर्टफोलियोज बनवा रहे हैं, जो यूजुअली एक न्यूकमर कर रहा होता है। एक ऐसा भी ऑडिशन था जहाँ कोई नहीं आया हुआ था, सिर्फ मैं अकेला था, और वहाँ से भी मुझे कॉल नहीं आई। वहाँ मैं अकेला गया हूँ और किसी हॉरर सीरीज़ का था, मैंने दिया है और मुझे बिल्कुल नहीं बुलाया गया। पता नहीं, शायद मैं समझ में ना आया हूँ, पर ऐसा काफ़ी हुआ। मैं बहुत ऑडिशंस दिए, बट कभी ये डिमोरलाइजिंग रहा आपके लिए कि यार मुझे हॉरर तक के लिए नहीं? बहुत सेल्फ डाउट्स, बहुत कुछ रहा अंदर। आपका कॉन्फिडेंस शेकिंग हो जाता है, मगर आप फिर कुछ करते हो तो आपको थोड़ी हिम्मत मिलती है कि हाँ कुछ है, कुछ तो है जो आप में है, और बस रस्सी पकड़े रहो। अच्छा, आपके ख्याल से हर छोटा बड़ा रोल कोई छोटा बड़ा नहीं होता? कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसको खेल जाना चाहिए, आपके ख्याल से इंतज़ार करना चाहिए? एक बेहतर किरदार माने रखता है, बिल्कुल माने रखता है, और कहानी भी माने रखती है। उसी के साथ उस किरदार की कितनी वैल्यू है, उसके अप्स एंड डाउन, उसके बाकी सारी चीज़ें। अब जाहिर है आपको स्क्रीन टाइम और वो मिलना चाहिए जो आप दिखाना चाह रहे हो। अच्छा, एक चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से सारे वालिदैन भी और सारे यंगस्टर्स भी एग्री करेंगे कि जब आप इस एज ग्रुप में होते हैं जिसमें आप हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं और आप एक अच्छे किरदार का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वालिदैन सबसे बड़े दुश्मन बन गए होते हैं कि तुम घर बैठे हुए क्या अंडे दे रहे हो, कौन सा किरदार है भाई जो नहीं आ रहा, जाओ काम पे जाओ। आई थिंक आप भी, पारस भाई, मैं को, हम लोग, आई थिंक हम सब इस पोर्शन से गुजरते हैं ज़िंदगी में कि तुम क्या इंतज़ार कर रहे हो, कुछ कर क्यों नहीं लेते? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? आपकी फैमिली ने? नहीं, फैमिली माशाल्लाह बड़ी सपोर्टिव रही, पापा वगैरह ने बिल्कुल सपोर्ट किया, लेकिन हाँ खुद को अच्छा नहीं लगता है, वो और बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आपको लगता है कि देखिए, एक एक्टर होता है, अब आपकी जो भी शो बिजनेस में लोग होते हैं, आई थिंक सबको लगता है कि उनका एक टाइम फ्रेम एक होता है। ऑफकोर्स आपका एक लुक का एक सर्टेन टाइम होता है। ऑफकोर्स अभी जो आप लग रहे हैं, आप 10 साल बाद कुछ और दिखेंगे, फिर 10 साल बाद कुछ और दिखेंगे, तो वो भी लग रहा होता है कि यार मेरी जवानी ज़ाया हो रही है, मेरा गोल्डन टाइम ज़ाया हो रहा है। ये जो डाउट्स होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि इतने लोग अभी देख रहे हैं, हाउ टू फाइट दीज डाउट्स? आप निकले कैसे इन चीज़ों से? बस अपने पे काम करते रहो, वो ज़रूरी है हर चीज़ पे। वो आपकी सोच हो कि आपकी अदायगी हो या आपका थॉट प्रोसेस हो, उस डायलॉग्स को लेके, एक स्क्रिप्ट को लेके, उस पे काम बहुत ज़रूरी है, वरना तो आप दफन हो जाओगे, बच जाओगे। हमारे भी देखिए, आजकल आपको पता है कि हर फिल्म की, हर प्रोजेक्ट की प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस फिल्म की प्रमोशन के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म की प्रमोशन, हर फिल्म की प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसकी प्रमोशन उन दूसरी फिल्मों से, जो रिवायती फिल्में होती हैं, जो कमर्शियल सिनेमा जिनको आप कहते हैं,
उनसे थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसमें मतलब जितनी मेहनत हमने की है, जितना टाइम लगा, जितना एफर्ट इसका लगा, जितना एफर्ट पारस भाई का, जितना एक एक बंदे का जो एफर्ट लगा इसके साथ, जो सब इसके साथ जितनी टीम जुड़ी हुई थी, उन सब को रिलीफ और रिलैक्सेशन तब मिलेगी जब ये फिल्म ऑडियंस तक पहुंचेगी। बिल्कुल। और जब उसका एक रिटर्न फीडबैक आएगा आपके पास, तो उसके लिए ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इस फिल्म को शायद हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी बेबाक शख्सियत है आपकी। मैं इखलाक के दायरे में मैं हर वो हरकत कर सकता हूँ जो मुझे फिल्म को कामयाब बनाने के लिए की जानी चाहिए, तो उसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मुझे। क्योंकि हम तो इसको अपने बच्चे की तरह ही लिया है हमने, हम सब ने, हमने इस स्क्रिप्ट को एक एक चेंजेस उसमें सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए थे। हर एक लड़का जब देखेंगे, ऑब्वियसली जब आप लोग सब देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यार ये जुड़े हुए लग रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ अपने बात से कि मुझे तो लग रहे थे, आप लोगों को भी इंशाल्लाह लगेंगे देखने के बाद कि वो जुड़े हुए लग रहे हैं, कि एक साथ एक सिंक में है सब। सिराज, कोई फाइनल वर्ड्स यू वुड लाइक टू से टू द ऑडियंस? फाइनल वर्ड्स बस यही कि हमारी मेहनत है, जिस तरह का सिनेमा या कंटेंट हम देखते हैं, हमने वो एक अटेम्प्ट की है, बनाई है, और वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो आई होप कि वी गेट अ गुड प्लेटफॉर्म एंड इट रीचेस आउट टू द ऑडियंस। बेहतरीन। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपकी मुलाकात करें मदारी की टीम से। एक डिफरेंट एफर्ट है, एक नई कोशिश है, और हम यही चाहते हैं। आप में से कितने सारे लोग हैं जो कि जब ये कमर्शियल सिनेमा लगता है तो नीचे तनकीद कर रहे होते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहा है, वहाँ तो ये बन रहा है, वहाँ तो ये बन रहा है, दूसरे ममालिक की बात करते हैं। तो अब ये एक टीम है जिन्होंने एक अलग चीज़ की कोशिश की है, एक नई फिल्म बनाई है, एक नया सब्जेक्ट है, एक नई टेकिंग है। सिनेमाटोग्राफी अगर आप देखें, फिल्म बिल्कुल बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी है, कभी लगता नहीं कि ये पाकिस्तानी फिल्म है और पैरेलल सिनेमा की बुनियाद है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस फिल्म को सपोर्ट करें। जब भी आप सुने कि मदारी रिलीज़ हो रही है तो सिनेमा का रुख कीजिए और इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। विल बी राइट। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम मौजूद हैं हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीज़ा के साथ। क्या बात है, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आज मंडे है, कैसे जा रहा है आपका मंडे? बेहतरीन। आप देख ही रही हैं कैसा जा रहा है। नई फिल्म आ रही है, अभी हमने इंट्रोड्यूस कराई मदारी। उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, हमारी जो क्रिकेट टीम है वो शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। नीदरलैंड के खिलाफ क्या ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई हमारी टीम को, और इतवार को इंडिया के साथ मैच है। हमारी दुआ है, जी हाँ, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान फिर सुरखरू हो। तो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को TV1 और द मॉर्निंग स्टार की जानिब से कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है भाई, क्या बात क्या है। बना रही है मुनीज़ा? आज जो है, आज हमने कहा कि चलो मंडे है यार, थोड़े से ऑफ से होते होंगे, तो चलो आपको एनर्जी दी जाए, आपका फेवरेट नाश्ता बनाया जाए, बेहतरीन, है ना? तो क्या बना रही? पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कभी कभी पकाने ज़्यादा अपनी जान छुड़ाने में इंटरेस्टेड होती है। ये क्या बात हो कि गई? वो मुझे, आपको पता है मुझे ऑमलेट पसंद है, तो वही बस ये अंडा थोड़ा, हाँ, ये लो, खा लो, ये लो। हाँ, और आप तो शेफ हैं, आप तो कोई भी चीज़ कह सकती हैं कि ये कोई ब्राजीलियन ऑमलेट ऐसा ही होता है। अब आपको पता है, मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, तो मैं कहूँगा हाँ शायद ये ऐसे ही हो, वैसे यही बात है ना, ये हो सकता है। अफ्रीकन ऑमलेट है। हाँ, अफ्रीकन है, सूडान में ये खाते हैं। आप खा के तो देखें। बिल्कुल। और आप इस तरह बहुत दफ़ा कर चुकी है मेरे साथ। लो जी, ये क्या बात हो गई। लेकिन फिर भी देखिए, आपको ब्राजील ना, आपको पाकिस्तान में ब्राजील का मजा दे मुझे दिया, एक अफ्रीका का दफ़ा मजा दे दिया। एक बार इन्होंने कोई नई चीज़ बनाई, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, बिल्कुल अंडा घोटाला था। हाँ। ठीक है। और मैंने कहा ये क्या कि नहीं, रूस में ऐसे खाते हैं। मैंने कहा अब मैं रूस जाऊं तो मुझे पता चले कि ये रूस में ऐसे खाते हैं। आपको रूस का मजा मैंने पाकिस्तान में दे दिया ना। मुझे क्या पता कि वो रूस का मजा था या वो बेलारूस का मजा था तो ना, कुछ तो था ना। चलो एक बात बताएं, था अच्छा तो था। बस फिर बात खत्म हो गई। चाहे अब कहीं का भी हो, पाकिस्तान का हो गया, रूस का हो, की फर्क पैदा है। देखा, ठीक है? ये एटीट्यूड होना चाहिए, बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ। ये तो मैं आप लोगों को देखिए रोज सिखा रही हूँ, आप लोग प्लीज सीखे ना, प्लीज। आप क्यों नहीं सीख रहे हैं? वैसे बता तो दें क्या बना रही है। अच्छा, आज जो है मशरूम चीज़ ऑमलेट बना रहे हैं, Very और nice. जो है बहुत मज़े का और डिफरेंट तरीके से बताएंगे। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले, आपने फ्लेम ऑन करना है, हमने फ्लेम ऑन कर दी है।
और जी जनाब, इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे हम इसके अंदर। और आज जो है असफर बड़े खुश हैं कि आज इनका फेवरेट ऑमलेट बनने जा रहा है। खुश नहीं, मैं एक्चुअली बड़ा उदास हूँ वैसे। क्यों? एक वजह थी कि देखिए ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ होती है ख़वातीन और हज़रात, लेकिन जो आपके असातिज़ा होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, उनका आपकी ज़िंदगी पे एक बहुत इम्पैक्ट रहता है, सारी ज़िंदगी इम्पैक्ट रहता है। मेरी म्यूज़िक की टीचर जिन्होंने मुझे स्कूल में म्यूज़िक पढ़ाया, और उनकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे म्यूज़िक का थोड़ा सेंस डेवलप हुआ, या मैं कुछ समझ पाया म्यूज़िक को। नैरा नूर साहिबा कल वो खालिक हकीकी से जा मिली, उनका इंतकाल हो गया कल एक ब्रीफ सी इलनेस के बाद। और मेरी बहुत सारी जो म्यूज़िक की एक अंडरस्टैंडिंग है वो नैरा नूर साहिबा की वजह से है। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, टेलीविज़न इंडस्ट्री के बहुत सारे साउंड ट्रैक्स गाए। कई साल, कई डेकेड्स उन्होंने पाकिस्तानी म्यूज़िक पे राज किया है। उनसे ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ कहते हैं कि पाकिस्तान में थी नहीं उर्दू गायकी में। उनको बुलबुले पाकिस्तान का खिताब दिया गया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2006 में, और 1973 में उन्हें निगार अवार्ड से नवाजा गया। अगर आप उनकी म्यूज़िक की बात करते हैं तो क्या खूबसूरत मिली नगमे उन्होंने गाए हैं। एक निसार बज़मी की कॉम्पोजिशन बड़ी खूबसूरत थी, वतन की मिट्टी गवाह रहना, और बेहतरीन बेहतरीन गाने, इतने ज़्यादा साउंड ट्रैक्स, मेरा दर्द नगमाए बेसदा, हंसी खनकती हुई, रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, एक से एक। अरशद महमूद के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन ज़िंदगी मौत कहते हैं अल्लाह ताला के हाथ में। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नैरा नूर साहिबा को अपने जवार रहमत में जगह दे। एक बहुत ही खूबसूरत नाम है, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती उनके जो हस्बैंड हैं उनसे बहुत ज़्यादा है, उनके बेटों से बहुत अच्छी है मेरी। नादिर से, जाफ़र को मैं जानता हूँ। तो मैं मुझे जब भी मैं उनसे मिलता था नैरा नूर साहबा से, बिल्कुल ऐसा लगता था जिस तरह वो स्कूल में पढ़ा रही होती थी। ऑफ कोर्स मैं लकी था कि मेरा एक इस तरह का उनसे ताल्लुक़ था। तो मुझे उनकी जो एक वार्म थी शख्सियत की, एक शफ़क़त से वो हमेशा मिलती थी। लगता नहीं था कि आप किसी इतने बड़े स्टार से मिल रहे हैं, किसी इतने बड़े टैलेंट से आप मिल रहे हैं। लेकिन बहुत काफ़ी सालों से उन्होंने गाना बंद कर दिया था, काम नहीं कर रही थी। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे। लेकिन हमारे दिलों में नैरा नूर का नाम, उनकी आवाज़, उनके गीत हमेशा जगमगाते हैं। बेशक बेशक। आज का शो हमने नूर साहिबा को डेडिकेट किया। ज़बरदस्त। थोड़ा सा एक हो जाता है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। नहीं ये चीज़ बात है, और ऐसी बात है भी। बेहरात अच्छा, हमने रेसिपी में क्या किया मैं बता देती हूँ। मैंने बटर लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया, 1 टेबलस्पून मक्खन लिया, उसके अंदर जो है मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून शामिल करा, उसको हल्का सा गोल्डन करा, खुशबू आई उसकी। तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें फाइन चॉप वो ऐड कर दी, 1 से 2 आप ऐड कर दीजिए। साथ साथ मैंने एक प्याज जो है उसको वो स्लाइस थी वो शामिल करी, और इसको जो है हम सौते कर रहे हैं। और इसके अंदर हम थोड़े से मशरूम्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी ना अनियन हमारी, फिर हम इसके अंदर मशरूम्स ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने मुझे अगर अनियन ना डालना चाहते हो तो उसको किस चीज़ से हम कोई और वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए। शिमला मिर्च ले लीजिए, कैप्सिकम ले लीजिए आप, कोई और वेजिटेबल्स है, कॉर्न्स ले लीजिए, कोई और जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में आप वो ऐड कर दीजिए। थोड़े से कैरेट्स ऐड कर दीजिए, इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मशरूम के साथ अनियंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो अच्छा, मुझे ऑमलेट में कॉर्न वैसे बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं पसंद है? हाँ, तो आपको क्या पसंद है? क्या पसंद है? आप क्या ऐड, आप देखिए क्या ऐड करना चाहिए? ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। ऑलिव्स ऐड करता हूँ बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा ओरेगनो और थोड़ा सा कलौंजी। अच्छा, तो कलौंजी मैंने कभी भी ऑमलेट में नहीं ऐड करी है। तो जब भी शेफ देखें, एक ज़ौक़ की भी तो बात होती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपने फ्लेवर्स की बात होती है। आपको पसंद है आपने ऐड कर दी, और क्या। अच्छा ये देखिए सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई अनियन, ठीक है। इसको सॉफ्ट करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना है। अच्छा एक पहेली पूछूं? ब्रेक ले लें। आए हाय, चलें आप लें। ख़वातीन और साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप द मॉर्निंग स्टार का हिस्सा बने।
ख़वातीन और हज़रात, हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारी कुल कायनात होते हैं और हम हमेशा उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हर वो मुश्किल कदम उठा लेते हैं जो हम उठा सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चों की जो लाइफ जर्नी होती है उतनी लंबी नहीं होती जितना हमने सोचा हुआ होता है। और जब हमें ये पता चलता है कि शायद वो जो बच्चे हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं वो बहुत जल्दी अल्लाह ताला के पास वापस चले जाएंगे, उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो हमारा दिल बहुत टूट जाता है और हमारी एक कोशिश होती है कि उनको कहीं किसी तरह से सही कर दें और सेहत बख्श दें। और जब ये नहीं हो पाता और ये डॉक्टर्स हमें बता देते हैं कि इनकी लाइफ जर्नी मुख्तसर ही रहेगी और एक लिमिटेड टाइम तक के लिए रहेगी, तो फिर हमारी एक कोशिश होती है कि हम उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, पहले ये कहा जाता था कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंसानी रूप में फ़रिश्ता सिफत है और वाकई फ़रिश्ता है, और फिर ऐसा वक्त चलता रहा कि वो लोग कहीं खो गए। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करा रहे हैं जिनकी एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, मेक अ विश ऑर्गेनाइजेशन। उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं और वो बच्चे जो कि क्रिटिकल इलनेस में होते हैं, जिनका कोई इलाज मुमकिन नहीं होता, उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। और हम उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले उनको सलूट पेश करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ हैं इश्तियाक बेग साहब। Thank you so much for the kind words. अस्सलाम वालेकुम सर, And कैसे हैं? thank you very much for having me in your show. नो सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे एक चीज़ है, क्योंकि बच्चे सर एक बहुत ही हसास चीज़ होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चा किसी भी फैमिली में हो, किसी भी घर में, आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना कलेजा अंदर से निकाल के बाहर रख दिया और आपका दिल सिर्फ, मेरे ख्याल से सर आपके भी वालिदैन हो, किसी के भी वालिदैन हो, बच्चे कभी अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से बड़े नहीं होते। और मैं सर ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि 40-45 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में उन्हें कोई बीमारी होती है तो वालिदैन जो उनसे भी बड़े होते हैं 70-80 में, उनका दिल वैसे ही दहला हुआ होता है। और सर जब बच्चे छोटे हों, मासूम हो, हेल्पलेस हो, तो फिर तो ऑफकोर्स एक वो चीज़ टूट जाती है। मुझे सबसे पहले सर आप एक बताएं, पिछले 14 साल से मेक अ विश फाउंडेशन सरगर्म है, काम कर रही है। सर एक इमोशनल बात से मैं शुरू करना चाहूँगा। सर आपका बड़ा मजबूत दिल होगा क्योंकि आप वक्तन फ़वक्तन सर ऐसे बच्चों से मिल रहे होते होंगे जिनकी जर्नी ख़त्म हो रही होगी ज़िंदगी की, आपको कैसा महसूस होता है सर? सर थोड़ा सा एक फाउंडेशन के बारे में आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी विश ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आज मेरा मेक अ विश पाकिस्तान का कोई बच्चा मुझसे ये कहे कि उसको अमेरिका के सदर से मिलना है तो विद इन अ मंथ ये पॉसिबल होगा। और इतनी बड़ी फाउंडेशन है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया के किसी एक मुल्क में किसी ऐसे बच्चे की जो क्रिटिकली इल है, टर्मिनली इल है, उसकी एक विश जो है वो पूरी की जा रही है। पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि हम कोई 14,000 विशेस बच्चों की हम अभी तक पूरी कर चुके हैं। इसमें से एक बड़ी तादाद जो है वो आज हम में मौजूद नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हम उन बच्चों को कैटर करते हैं कि जो क्रिटिकली इल होते हैं। मगर हमें खुशी ये है कि इस दुनिया से रुखसत होते हुए उन बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराहट उनकी मोस्ट चेरिश विश जो थी वो पूरी होने की थी। अब आपने कहा कि हाउ डू यू फील, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इनिशियली होता ये है कि जब आप इन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, इनसे मिलते हैं, इनके विश को डिग आउट करते हैं और फिर प्लान करते हैं कि किस तरह मैक्सिमम आप इनको खुशी हम दे सकें, कुछ अरसे बाद इनके घर से कॉल आती है कि वो बच्चा जो है हमारे दरमियान नहीं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि अगर बच्चे की विश हम पूरी करते हैं तो उनके घर की कॉल आती है कि जो चीज़ उसने मांगी थी अब वो हम आपको वापस देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए किसी काम की अब किसी की है, बल्कि वो उस बच्चे की याद हमें दिलाती है। तो इनिशियली हम बहुत अफेक्ट होते थे, बट आहिस्ता आहिस्ता इन सालों में थोड़ा सा दिल बड़ा कह लें, यह हमने रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और हमें खुशी यह है। और जो हमने बड़ी विशेस की हैं, इसके अंदर एक दिन का फ़ौजी बनना, आर्मी चीफ से मिलना, पुलिसमैन बनना, सलमान खान से जनाब 3 बच्चे हमारे मिले और हम सलमान खान के गेस्ट थे, उन बच्चों को हमने मिलाया। जॉन सेना जो दुनिया का WWE का बहुत बड़ा नाम है, उससे बच्चों की मुलाकात कराई है। मलाला यूसुफजई से बच्चों की मुलाकात कराई है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और इस फाउंडेशन को यूनिक विशेस की वजह से अभी तक असफर हमें तकरीबन 2 बार
गोल्ड मेडल मिला है पूरी दुनिया में हमारी यूनिक विशेस की वजह से। बेहतरीन, वेरी नाइस, क्या बात। क्योंकि होता ये है कि यूरोप और अमेरिका में ज़्यादातर बच्चों की विश जो होती है वो डिज्नीलैंड की होती है, जिसमें से एक विश के ऊपर 12,000 के करीब डॉलर खर्च होते हैं। मगर हमारे बच्चों की जो विशेस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, बहुत यूनिक भी हैं, और कभी कभार ऐसी छोटी विश भी आती है कि आपका दिल टूट जाता है। कई बार बच्चों की विश आती है, वी वांट टू हैव अ डॉल इन अ डॉल हाउस। अभी कुछ दिनों पहले गवर्नर हाउस पंजाब में हमने एक विश ग्रांटिंग ऑर्गेनाइज की थी, और एक बच्ची की विश थी कि डॉल एंड डॉल हाउस। जब दिया तो उसका बाप रोने लगा, तो हमने कहा कि बच्ची तो खुश है, आप रो रहे हैं। बोलते हैं ये रो था ना, घर से निकलते वक्त मुझे कहती थी कि मेरे ये डॉल लेके आएँ और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है कि हमारे घरों में अपने बच्चों के लिए तो रूम जो हैं वो खिलौनों से भरे हैं, और आप यकीन करें कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बच्चा जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला है इस दुनिया से एक छोटी सी ख्वाहिश गुड़िया की लेके चला जाता है और वो पूरी नहीं होती। ख़वातीन हज़रात, इस तरह की बातों में खास अपने इमोशंस को काबू रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेट्स टेक अ वेरी टाइनी ब्रेक। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार विद वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग द मॉर्निंग स्टार का हिस्सा बने। हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक बेग साहब, जो कि मेक अ विश फाउंडेशन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं। वो बच्चे जो किसी भी क्रिटिकल इलनेस से गुजर रहे हों, उनकी कोई भी ख्वाहिश हो, वो मेक अ विश फाउंडेशन पूरी करती है। सिर्फ 14,000 ख्वाहिशात आज तक पूरी हुई हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसने आपके दिल को छुआ? बस पर हर विश जो है बड़ी यूनिक। देखिए हमारे पास 75% विशेस तो वो आती हैं टू हैव समथिंग, क्योंकि आमतौर पे ये बच्चे जो हैं बेचारे गरीब फैमिली के होते हैं, मगर बाकी यूनिक विशेस आती हैं। ट्रैवल करना है, उम्रे पे जाना है, हमें किसी सेलिब्रिटी से मिलना है। और जैसे अभी आपने देखा है कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जब भी हमने कांटेक्ट किया माशाल्लाह वो बच्चों से मिले हैं। और अभी कुछ अर्से पहले जब ये प्लेग चल रहा था अर्तुगरुल गाज़ी, उसका जो था वो भी हमारे बच्चों से मिला। जी हाँ, एक विश जो थी वो समहाउ इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। लाहौर से एक बच्ची की थी, इसको कैंसर था, वेरी एडवांस स्टेज, और बहुत गरीब लोग थे। द विश वास के मुझे कराची विज़िट करनी है और कायद के मदार पे जाना है। जब लेके आए उसको तो पूरे रास्ते माँ से कहती रही कि कुछ चीज़ मांग लो इनसे, सुना ये फाउंडेशन दे देती है। बट बच्ची एडमिट थी कि नहीं, कायद पे लेके गए, कायद मज़ार पे गई, फातिहा पढ़ी, और बड़ी खस्ता हालत में आए तो हमने उसके कपड़े वपड़े दिलाए, सब कुछ किया। तो मैंने उसके साइड पे ले आके पूछा, बेटा ये बतलाओ तुम्हारी वालदा तुमसे कह रही थी तो मांग लेती हैं हमसे कोई चीज़। बोलती है कि आई नो डेट माई लाइफ इज़ वेरी लिमिटेड, बट मरने से पहले मैं कायद का शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि उसने हमें इतना अच्छा मुल्क दिया। नाउ दिस इज़ द विश, यू नो, मतलब अंदाज़ा नहीं है, मेरी आंखों में इस वक्त आंसू आ गए। अब बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, मगर ये देखें असफर के एक बच्ची जो मौत से करीब थी, उसके क्या एहसासात थे पाकिस्तान के लिए और कायद के लिए, और हम जो सेहतमंद लोग हैं कायद के दिए हुए मुल्क के साथ क्या करें। सर कभी कभी बच्चे वो चीज़ें सिखा देते हैं हमें जो करेक्ट मेरे ख्याल से हम कभी ना सोच पाते हैं ना समझ पाते हैं। इशाक साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्या सिर्फ गरीब बच्चों के लिए ही है मेक अ विश फाउंडेशन या किसी के लिए भी है, और अगर है तो आपसे रब्ता कैसे किया जाए? एज फॉर दिस फाउंडेशन इज़ फॉर रिच पुअर एनीबडी। हमारा क्राइटेरिया है कि 17 साल तक की एज होनी चाहिए। अच्छा, 18 से नीचे? हाँ, 18 से नीचे। और हमने वो विशेष वो डाल रखी हैं बीमारियाँ जो टर्मिनल इल बच्चे होते हैं। देखिए हम ये सोचते हैं, और ये फाउंडेशन का भी ये मिशन है कि जो बच्चे सेहतमंद हैं उनके लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। आप हैं, आपकी जनाब विश है कि मैंने फरारी चलानी है, तो इंशाल्लाह एक दिन चला लेंगे आप, मतलब क्योंकि स्ट्रगल करेंगे और कैरियर आपका है। एक बच्चे के पास टाइम लिमिटेड है,
ठीक है वो ड्रैग तो कर सकता है आगे अपना, मगर यू डोंट नो 1 ईयर 2 ईयर समथिंग, और ऐसा बच्चा एक ख्वाहिश लेके दुनिया से चला जाए, आई थिंक इट इज़ बहुत ज़्यादा वो होता है। आई थिंक सब पेरेंट्स के दिल पे बड़ा बोझ रहे हैं। हाँ जी, और फिर हमारे यहाँ जो डिस्पैरिटी, मैंने अभी आपको इसका जिक्र किया, बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाउ, अच्छा अब किस तरह हम मिलते हैं, हमने वो हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जैसे कैंसर हॉस्पिटल है, किडनी हॉस्पिटल है, हार्ट ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल है। इस तरह हमारे बच्चे जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको विश को डिग आउट करते हैं, और फिर हम प्लान करते हैं कि किस तरीके से, अगर किसी की जॉन सेना की आई है देन वी हैव टू कॉन्टेक्ट द जॉन सेना और उससे कहना है, फिर उसका वीज़े दिलाने हैं। ये बच्चा जो मलाला से मिला, इसको मैं अपने साथ लेके गया, क्योंकि इसको जो वीज़ा दिया गया था हमारे कहने से, उस पर यह था कि जी ही विल ट्रैवल विद यू। खैर लेके गया, उसको लेके आया, और इतनी उससे मेरी दोस्ती हो गई कि जहाज़ में जब वो बैठा था तो बोलता है मुझे विंडो पे देखना है ताकि मैं बाहर देखूंगा कि जहाज़, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और फिर 1 महीने बाद पता लगा कि उसके बाप की कॉल आई कि जो ये पास्ट अवे, तो दिल बहुत ख़राब होता है। तो इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है www.makeawish.org.pk। अगर आपके ख़ानदान में कोई ऐसा बच्चा है जो 17 साल से कम है और टर्मिनली इल है या क्रिटिकली इल है या ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो लाइलाज है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह उसकी जो भी विश होगी हम उसको पूरा करेंगे। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ये बात क्लियर हो चुकी है। ऑफकोर्स जब बच्चों की बात आती है, बीमारियों की बात आती है, दिल भर आता है, आंखें भर आती हैं। इशाक बेग साहब की खिदमत के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल इन्हें सितारे इम्तियाज़ से नवाजा है। 14 अगस्त को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल से जो काम आप कर रहे हैं सितारा इम्तियाज़ से, ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन जो दुआएँ और जो उन बच्चों की दुआएं, वो मासूम दिलों की दुआएं जो सर आप ले रहे हैं, आई थिंक उसका कोई नेमल बदल हो नहीं सकता। पर ये मेरे लिए भी, मेरी फाउंडेशन के लिए भी एक एजाज़ है। ये पाकिस्तान का 3rd हाईएस्ट अवार्ड है, और मैंने जिस दिन अनाउंस हुआ इसको डेडिकेट कर दिया उन मेक ए विश के बच्चों को जो हमें छोड़ के रुखसत हो गए इस दुनिया से। एक चीज़ है, सब मैं वही चीज़ मानता हूँ कि ऑफकोर्स बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वालिदैन इतनी तगो-दो करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो जेब है वो इजाज़त ही नहीं दे रही होती कि वो ख्वाहिशात पूरी हो सके, और आपको ये भी पता होता है कि आपका जो बच्चा है उसके पास वक्त कम है। अल्लाह ताला सारे वालिदैन को, सारे बच्चों को लंबी उम्र दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, लेकिन आमीन। लेकिन जिन बच्चों की ये जर्नी कम है, मेक अ विश फाउंडेशन वहाँ है कि उनके जितने भी दिन हैं उनमें उनकी एक ख्वाहिश मेक अ विश फाउंडेशन पूरी कर सके। बाय द वे इश्ताक साहब, आप काउंसिल जनरल हैं मोरक्को के फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। हम चाहते हैं किसी तरह मराकश के लोगों को आप हमारे द मॉर्निंग स्टार का भी हिस्सा बनाएं। हमने सुना खाना बड़ा बेहतर है, बड़ा ज़बरदस्त है मोरक्को का। मैं बतलाऊँ कि आई एम द ऑनरी काउंसिल जनरल फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स, और मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको मोरक्को के बादशाह ने सिविल अवार्ड से नवाजा है, जो कि वसान अलावी कहलाता है। अच्छा, और फिर माशाल्लाह बड़ी क्लोज, टर्की के बाद अगर कोई कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानियों से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मोरक्को है। और आपको सुन के बड़ी होगी कि पाकिस्तान में और कराची में इस वक्त कोई 50 के करीब मोरक्कन फैमिलीज़ हैं जो रह रही हैं। मीन्स या द फैमिलीज़ मीन्स फीमेल हु गॉट मैरिड इन पाकिस्तान कराची। तो उनमें से कुछ बड़े अच्छी प्रोफेशनल शेफ़ भी हैं। तो मैं आपसे और मैनेजमेंट से आपकी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दिन आप उनको इनवाइट करें और वो मोरक्कन खाना बनाएंगे, और आप यू विल लव द फूड। लेकिन सर ये बात सुन के शेफ मुनीज़ा खुश नहीं हुई ज़्यादा। नहीं, मुनीज़ा आपके जॉब के पीछे नहीं होगी, वो आप ही को असिस्ट करेंगी। बट मैं चाह रहा हूँ कि हमारे खाने तो हम रोज़ाना ट्राई करते हैं, बिल्कुल। एक बार मोरक्कन ताजीन बनती है जो लैम्ब ताजीन होती है, और उसका एक ख़ास तरीका होता है। तो इंशाल्लाह जब आप कहेंगे, एक मोरक्कन शेफ हैं, वो आपको जरूर, जब she will not be after your job, I can assure you। ये देखिए, ये तो आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल गई। लेकिन ऑफ कोर्स द मॉर्निंग स्टार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं कि जितनी भी कौमियत के, शहरियत के लोग हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान उनका भी उतना ही मुल्क है, और हम मराकश के जो शेफ्स हैं, जो लोग हैं, वो टैलेंटेड लोग हैं जो द मॉर्निंग स्टार का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो डिशेस हमें बना के दिखा सकते हैं, या कोई भी टैलेंट हो मोरक्को के लोगों में और वो पाकिस्तान में मुकीम हो, द मॉर्निंग स्टार इज़ द प्लेटफॉर्म टू कम एंड डिस्प्ले और टैलेंट। हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि मॉर्निंग स्टार TV1 एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मल्टी कल्चरल है। यहाँ पे आप किसी भी
कौमियत से ताल्लुक़ हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कोई चीज़ मुख्तलिफ कर सकते हैं, हमारी ऑडियंस की, हमारे लोगों की, हमारे व्यूवर्स की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, तो ये वो प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे आइए, अपना टैलेंट डिस्प्ले कीजिए और दुनिया भर को इंस्पायर कीजिए। एंड यू नो सर, वी डेफिनेटली वुड लुक फॉरवर्ड के जो मोरक्को के शेफ्स हैं वो यहाँ पे आएँ और अपना टैलेंट डिस्प्ले करें। बल्कि आप भी प्लान करें, डू विज़िट मोरक्को, यू विल लव इट। मोरक्को इज़ द कंट्री तारिक बिन ज़ियाद और इब्न बतूता का मुल्क है, और आपको सुन के हैरानगी होगी कि हॉलीवुड की 50% मूवीज़ इस वक्त मोरक्को के अंदर पिक्चराइज हो रही हैं जनाब। एक्सेलेंट। और अगर वहाँ पे किसी को ये पता लगता है कि आप पाकिस्तान से हैं तो वो आपका हाथ पकड़ के अपने घर ले जाएगा, कहेगा कि नहीं जी आप हमारे घर खाना खाएं। दे आर वेरी लविंग पीपल, क्योंकि जब इनको इंडिपेंडेंस मिल रही थी पाकिस्तान ने इनकी बहुत मदद की थी। और ऑफकोर्स पाकिस्तान हमेशा शाना बशाना खड़ा रहा है मोरक्को के साथ और आगे भी खड़ा रहेगा। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, वही बात जिस बात पे हमने शुरू किया था अपना शो, कि किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो सोचिए मत, अच्छा कीजिए। एक सिंगर है जिनके घर का जो छत है वो बह गई, हमने उनके जायज़ कैश का नंबर शुरू शो में भी दिखाया था, अभी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। और अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं जो टर्मिनली इल हो, लाइलाज मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो, मेक अ विश फाउंडेशन है, इनसे रब्ता कीजिए ताकि उस बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर सके। शाह साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। क्या कर रही हैं? वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। जी बोले। अच्छा जी, हमारा इस वक्त जो है वो मशरूम चीज़ ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। और देखिए इस तरह होता रहता है, जब हम एक फैमिली में होते हैं तो वहाँ पे भी होता है, तो कोई ऐसी मसला मैं जब नहीं कहता कांटा कहाँ रखा हुआ है। कोई बात नहीं, किचन में चीज़ें इधर उधर हो जाती है। अच्छा जी, तो जल्दी से रेसिपी का रिकैप दे देती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने आपको एक शॉर्ट बनवाया, आप खा रही थी छुप के जब मैं इंटरव्यू कर रहा था आपका। अच्छा, बनवा लिया? क्या खा रही थी आप? मैं यही खा रही थी, मशरूम चीज़। तो लग तो नहीं रहा कि आपने इसमें से बाइट लिया हुआ है। वो तो देखिए, मैं तो शेफ हूँ ना। ये चीज़ है, मैं यही कहूँ कि आप 6 अंडे कहती हैं और फिर 4 का बनता है तो 2 कहाँ जाते हैं। अच्छा, ये बजट जो जा रहा है ये कहाँ जा रहा है पता चला मुझे। हाँ, देखिए बना पूरा 6 अंडों का ही था, तो क्या हुआ कि थोड़ा सा खा लिया तो इसमें थोड़ा सा आधा खा चुकी है। नहीं, आधा रखा हुआ है, आप टेंशन ना। कहाँ रखा हुआ है? आपको मिल जाएगा। नहीं, यहाँ तो नहीं है। वो मैंने स्पेशली जो है ना उसको छुपा के रखे, कोई और ना खाए उसको, ठीक है? वो मिलेगा आपको, ठीक है? हाँ, ये भी आपका है, बस खुश हो जाए आप बस। अच्छा, रेसिपी बता देते हैं हम। रेसिपी जनाब, मैंने क्या किया कि एक पैन के अंदर बटर लिया और उसके अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल शामिल करा। उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया फाइन चॉप्ड गार्लिक, बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून के करीब, और फिर उसको हल्का सा गोल्डन करा। साथ साथ मैंने उसके अंदर शामिल करी हरी मिर्चें फाइन चॉप, 1 से 2 आप हरी मिर्चें ले लीजिए, वो शामिल करी हमने। फिर उसके अंदर हमने शामिल करी प्याज, 1 प्याज स्लाइस्ड, ठीक है? बताएं आगे मैंने क्या ऐड किया था उसके अंदर? मशरूम्स ऐड करें। मशरूम नहीं, आपने एंड रेसिपी बता दी। तो फिर आपने प्याज लाल की, प्याज सौते करी, पिंक करी, लाल नहीं। आगे ठीक है। फिर उसके अंदर हमने शामिल करे। उसके बाद आपने लहसुन अदरक डाला? नहीं, लहसुन अदरक हम शामिल कर ही नहीं है, छोड़ दें। कड़ी पत्ता, हाँ, कड़ी पत्ता, गरम मसाला, लाल मिर्चें सब डाल दी थी हमने। अच्छा जी, हमने लहसुन गोल्डन करा, उसके अंदर हमने जो है वो हरी मिर्ची शामिल करी, हरी मिर्ची को सौते करा, उसके अंदर हमने प्याज शामिल करी, प्याज को हमने लाइट पिंक कर लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर मशरूम्स शामिल करे स्लाइस किए हुए। इसको मैंने सीजन करा वाइट पेपर से पिंच और ब्लैक पेपर पिंच, थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करा ताकि उसमें फ्लेवर आ जाए। इन तमाम चीज़ों को मैंने हाई फ्लेम पे सौते करा, कुक करा, और उसके बाद मैंने उसको फ्लेम से हटा दिया। उसके बाद मैंने 6 अंडे लिए, उनको फेंटा, उसके अंदर मैंने काली मिर्च पिंच डाली, सफ़ेद मिर्च पिंच डाली, नमक हस्बे जायका शामिल करा, उसको फेंटा, और फिर मैंने पैन के अंदर बटर शामिल करके ये जो अंडे का बैटर तैयार किया था ये हमने शामिल कर दिया। उसको हमने कुक करा, एक साइड से फ्लिप करा, उसके बाद दूसरी साइड से कुक करने के बाद हमने बीच में जो है वो जो हमने मशरूम और अनियन की वो बनाई थी फिलिंग, वो हमने रखी। उसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा चीज़ शामिल कर दिया। आपको चेडर पसंद है वो डाल दीजिए, आपको मोज़रेला पसंद है आप वो डाल दीजिए। हमने पिज़्ज़ा चीज़ शामिल करी, उसमें चेडर और मोज़रेला दोनों होता है, ठीक है? वो शामिल करके मैंने दोनों साइड से उसको कवर करा और जनाब उसको थोड़ा सा ढक दिया ताकि चीज़ जो है हमारी मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। और उसको मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया। टोस्ट को मैंने ब्रेड को जो है मैंने बटर लगा के टोस्ट कर लिया था, वो साथ में सर्व कर दिया, और हमारा मज़ेदार सा मशरूम चीज़ ऑमलेट तैयार है। क्या बात है शाह मुरीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा हमारे शो में बहुत ज़्यादा चार चांद लगाती हूँ मैं। हैं? हाँ, चार चांद लगाती हूँ। हाँ ये बात तो है ना? जब हम इतना बजट खर्च करेंगे तो आप वो भी ना लगाएं फिर। ओफ अल्लाह, बहुत बजट खर्च कर दिया अच्छा कल क्या बनाएंगी ये कल ही पता चलेगा। कल ही पता चलेगा आपको। चलिए बट बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। शेफ मुनीसा एक जाने से पहले आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं? बिल्कुल यूज़ करते हैं। कितना यूज़ करते हैं? देखिए अभी तो बहुत मिनिमाइज कर दिया है क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल है बाकी चीज़ें, लेकिन क्योंकि अभी समर वेकेशन था तो उसमें तो उन्होंने समझे फुल टाइम वो इस पे ही थे। अच्छा हर वक्त गैजेट्स पे थे? हर वक्त उनको यही आईपैड्स चाहिए पे था। फोन पे हाँ, ये क्या टैबलेट्स हैं ये कुछ ना हैं। कुछ देखते रहे। हाँ बिल्कुल ऐसा अच्छा ही है। इसकी वजह से वो बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा। खेल कूद कम कर रहे होंगे, आपकी जिंदगी कम अजाब कर रहे होंगे। हाँ नहीं कम हाँ देखा, पहला जो निकलता है मेरे ख्याल से पहली जो मुंह से लफ्ज निकलता है वो सच होता है। हाँ क्यों निकला? हाँ, देखिए ये प्रॉब्लम है, माओ को क्यों लगता है कि बच्चे जिंदगी अजाब कर रहे हैं। कुछ बड़े भी करते हैं जिंदगी से, आप पता है आपको? क्या मतलब? दूल्हा भाई के बारे में इस तरह की बात आज के बाद मैं ना सुनूं, खबरदार। हमने इससे नहीं बयाया था तुम्हें, बेहाया था तुम्हें। दूल्हा भाई के साले की बात हो रही थी यहाँ पे। अच्छा कर लें लेकिन नहीं, एक बहुत ही प्रॉब्लम है ख़वातीन और आज़ाद आजकल के दौर की। वालिदैन अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए एक गैजेट पे कार्टून लगा के बच्चे को दे देते हैं। आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, इसका क्या रेपरकशन होगा, इसका क्या आफ्टरमाथ होगा उस बच्चे की ज़िंदगी पे। वो बच्चा आगे चल के क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, और वो चीज़ें उसके जहन पे किस तरह इम्पैक्ट करेंगी। ये बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत फेवरेट डॉक्टर हुमैरा। डॉक्टर हुमैरा, डॉक्टर किरण जावेद। सॉरी ये देखिए, ये ऑमलेट के चक्कर में शेफ मुनीसा आप प्लीज खा ये ले। शुक्रिया। आप किरण को हुमैरा कह रही है, मुझे आप पता नहीं क्या कह रही है। खैर बहुत थैंक यू सो मच। इनका नाम तो कितने गानों में आए, तू है मेरी किरण नहीं सुना आपने? हाँ, बस चले। शेफ मुनीसा खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम किरण, कैसे हैं आप? सलाम, आई एम गुड सर, आप बताएं कैसे? और मेरा क्या चल रहा है? इनफैक्ट आप दोनों की जो ये कॉन्वर्सेशन होती है बहुत मजे की, बड़ी एंटरटेनिंग होती है, बहुत मजा आता है सुन के। देखिए क्योंकि मेरे ख्याल से हर घर में जो किचन होता है, अगर आप कभी, मैं अभी अपने घर में भी कभी खाना खा रहा होता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा मजे की बातें किचन में से सुनाई दे रही होती है। एग्जैक्टली कभी कभी बहुत झूठी मोहब्बत सुनाई दे रही होती है। आई थिंक ऑफ कोर्स आई थिंक किचन में ये चीज़ें बहुत होती है ना, कहीं झूठी मोहब्बत है, कहीं कुछ हो रहा है, कभी कभी ना बिजली के बिल की बातें हो रही हैं, भाई ये क्या हो गया। तो मुझे लगता है किचन में यही बातें चल रही होती है। शेफ मुनीसा तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। हाँ आजकल खाना पकाने में भी एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रही है। शी इज अ फैंटास्टिक शेफ। अच्छा अभी मैंने एक बात की किरण, जो कि बहुत बड़ा मसला है। ऑफ कोर्स हम सब पेरेंट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेरेंट्स हमारा शो भी देख रहे होते हैं। बच्चों को बहुत जल्दी हम लोग स्क्रीन की तरफ राग़िब कर देते हैं, उनको एक गैजेट दे देते हैं और सोचते हैं कि बस अब अल्लाह खैर सलाह। आप ये बताइए इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं बच्चे की ज़िंदगी? बहुत अच्छा अहम टॉपिक आपने रेज़ किया है, क्योंकि ये आजकल के ज़माने में बहुत ही आम हो चुका है कि आप गैजेट्स दे दें इन फॉर्म ऑफ फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, आईपैड्स, इवन स्क्रीन टीवी पे आपने कुछ भी लगाकर बच्चे को दे दिया। आजकल तो स्मार्ट टीवीज़ आ रहे हैं, तो यूट्यूबिंग टीवी पे ही चल रही है, तो बच्चा टोटली स्क्रीनिंग में फंस चुके हैं, साइकोलॉजिकली हुक्ड हो चुके हैं। और इसमें आपने बड़ा अच्छा पहलू जो है वो रेस किया कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने आप को आज़ाद कराने के चक्कर में। देखिए ये एक डिलेमा है, अगर पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो डिफेंसिव भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए साइकोलॉजिकली तो यही चीज़ है कि मैं कहीं ना कहीं सुकून से काम जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो करता रहूँ, तो बच्चे कहीं इंगेज रहें। इसके रिपरकशंस बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। देखिए बच्चे से सबसे बड़ी बात आपको डिस्कनेक्शन मिल रही है। ये तो मैं पहले राब्तों की जो पेरेंट और बच्चों में है, आपको डिस्कनेक्शन है। जितना आप उनसे अलग होंगे, वो अलग चीज़ों में रहेंगे, तो कितना जानेंगे एक दूसरे को, कितनी बात करेंगे, कितने मसले परेशानियों का एक दूसरे का पता चलेगा। सेकंड, बच्चे के अपना क्या हो रहा है, फिज़िकली वो एक जगह पर स्टक हो चुका है। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। तो सेकेंडली उसकी फिजिकली ना सिर्फ स्टकनेस है, उसकी आंखों का कितना नुकसान है, ठीक है, राइट। इसके अलावा वो मेंटली सिर्फ एक ही जगह पे उसका फोकस है, वो दुनिया से बिल्कुल, यानी रियलिटी, हम किसी चीज़ में क्यों इतना एंगेज रहते हैं, ताकि हम आसपास की चीज़ों को ना ही देखें तो बेहतर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं या पेंट कर रहे होते हैं या कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, और जब
वो कुछ देख रहे होते हैं तो वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ख़वातीन और हज़रात। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। किरण जावेद एक बहुत शानदार साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सीरियस मसले की, जो हम अपने बच्चों को उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम कर देते हैं और हम उनको गैजेट्स दे देते हैं। हम उनको फ़ोन पे कुछ लगा देते हैं, टीवी पे कुछ लगा देते हैं। किरण, एक नई चीज़ ईजाद हुई है जो कि जितने लोगों के घर में स्मार्ट टीवी उनको पता होगा। अब तो आप रिमोट कंट्रोल में कुछ बोलें तो वो लग जाता है। पहले तो एक होता था ना कि आप टाइप कर रहे हैं और ऊपर नीचे घुमा रहे हैं कर्सर को, अब तो आप बोलेंगे और वो लग जाएगा। यानी अगर बच्चों के पास थोड़ा सा भी चांस है कि चलो लिख नहीं पा रहे तो फोन नहीं लेंगे, तो वो भी अब खत्म हो गया कि दे नो हाउ टू जस्ट प्रेस बटन या रिमोट में तो जस्ट कहना है से इट और लग जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैं आपको अपने घर की बात बता रहा हूँ कि वो मेरा नेफ्यू कर रहा था, उसे बटन दबाया, उसने कुछ बोला तो वो कार्टून का उसने कुछ बोला। अब मैं उस वक्त तैयार हो रहा था, जूते बांध रहा था, तो उसने वो बोला, वो लग गया। अब वो लगा क्या, तो वो कोई इमरान हाशमी का गाना लग गया। ओहो ऐसा गाना मैंने कहा खुदा की, और वो देख रहा है। मैंने कहा तो बहुत जल्दी देख ले गए इसको, फौरन से मैं चेंज करूं। मैंने जल्दी जाके चेंज किया। घर में मैंने, एक तो आपको पता है जब आप यू नो व्हेन यू आर इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप, तो सब लोग एक माँ बाप एक ही हो जाते हैं सारे ना, सभी बने हुए होते हैं बड़े। तो ये होता है मेरे ख्याल से आप सब लोगों को एक बहुत ही मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, क्योंकि इतना हसास दिमाग होता है। बिल्कुल सही है असवर, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप अगर बच्चे को स्क्रीन टाइम दें भी, एक तो वो होना चाहिए टोटली मैनेज्ड बाउंड्रीज़ के साथ, और उसमें भी यू मस्ट नो व्हाट बच्चास आर वाचिंग। आपको पता होना चाहिए कंटेंट क्या देख रहे हैं वो, ठीक है। और जिस कंटेंट को देख रहे हैं, इतना भी पेरेंट्स को करना चाहिए कि पहले खुद देख लें इस कंटेंट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल कार्टून्स भी ऐसे आ रहे हैं, वल्गैरिटी इन द सेंस कि उसमें ड्रेसिंग बच्चों के लिए टू अर्ली उसमें कुछ ड्रेसिंग, कुछ ऐसे एटीट्यूड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, इवन लैंग्वेज में भी ऐसी होती है। और किरण, क्योंकि मैं बहुत ही बच्चों को ना अपने घर में मॉनिटर करता हूँ कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने मुल्क को ही बच्चे एज ए शहरी देंगे ना, तो आपको आई थिंक आपको कॉन्शियसली ये इंडिविजुअल्स डेवलप करने। एक कार्टून प्रोग्राम में जो कि बहुत बच्चे शौक से देखते हैं, उसके अंदर पोक चॉप्स बनाना सिखा रहे हैं। अब मेरा बेटा पूछ रहा है पोक चॉप्स क्या होता है। अब आप समझ रहे, वो तो हमारे कल्चर का, रिलीजन का हिस्से नहीं है, बैन है यहाँ पे। लेकिन यू नो वो एक, अब आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जान छुड़ाने के लिए टीवी पे लगाते हैं और वो सीखना शुरू हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल, और फिर जब हम उन्हें करता हुआ देखते हैं तो दैट टाइम फिर हम क्या करते हैं, स्ट्राइक हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं ये क्या करो, ये पता नहीं कहाँ से सीखा एंड ऑल दैट, हमने तो नहीं सिखाया, वी डोंट नो। फिर पेरेंट्स कहते हैं वी डोंट नो, ये कैसे हो गया ऐसा। अच्छा किरण, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या करें? देखिए, ऑल्टरनेटिव एज पे डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा टू स्मॉल है टू गो आउट, कि अभी बाहर आप खेलने के लिए नहीं भेज सकते प्ले एरिया में या कहीं पर भी गार्डन में या कहीं पर रोड्स पे, गली में, स्ट्रीट में, कहीं पर, तो आपको चाहिए घर में बच्चों के साथ आपको खुद इंगेज होना पड़ेगा। देखिए, अब बच्चे को एक तो ना, छोटे बच्चों को आप टॉयज़ देके छोड़ देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत वो अपना मी टाइम भी ले, लेकिन साथ आप खुद भी इंगेज हों, उसको टॉय के साथ खेलें, उसके साथ उसको पता चले हाउ टू प्ले विद दिस, ठीक है। इसके अलावा ये होगा कि आप बच्चे को थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी उसमें इनहिबिट हो रही है मोबाइल्स में या किसी भी गैजेट के साथ, तो आप कुछ ऐसा प्ले करें कि बच्चे की फ़िज़िकल उसमें इन्वॉल्व हो, हेड टू टू इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। कोई भी ऐसा काम हो सकता है। अगर आप बैठे बैठे बच्चों को कुछ दे दें तो उसके हैंड्स, ग्रॉस एंड मोटर स्किल्स इन्वॉल्व हो सकती है। बच्चे के साथ कैच खेल लें, थोड़ा सा उसके साथ हाइड एंड सीक कर लें, कमरे में ही कर लें, सोफ़े के पीछे छुप जाएं, और आप जो है बच्चा आपको खुद भागते हुए जो है वो ढूंढेगा, तो सोचिए उसके पूरे हेड टू टो सब चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आई नो समबडी जिन्होंने, उनका बच्चा माशाल्लाह 5 इयर्स के 7 इयर्स के हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की उन्होंने, और बच्चे को गैजेट्स और इन सब चीज़ों से हटा दिया इन द सेंस कि अब वो बच्चे दे आस्क परमिशन अगर उनको यूज़ करना होता है, इफ़ मदर्स अलाउ तो वो करती हैं। लेकिन ये ऐसे चुटकी में नहीं हो गया, उन्होंने अपने आप को खुद इंगेज किया,
उन्होंने अपनी कहते हैं ना थोड़ा अपनी आज़ादी और सुकून को थोड़ा सा साइड पे करके बच्चों के साथ खुद एंगेज हुई, इन्वॉल्व हुई। तो फिर उन्होंने देखा कि बच्चों में बदलाव आ रहा है, बच्चों का वहाँ से इंटरेस्ट अब माँ के साथ चीज़ें एक्टिविटीज़ करने में आ रहे हैं, खेलने में, या कुछ स्टोरी बुक है या कुछ। अगर बच्चे शॉपिंग पे भी जाते हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि वो किस तरह उनको कहती हैं कि जब वो जिद करते हैं ये लेने तो उनको लिबर्टी ले जाती हैं, कहते कोई अच्छी सी बुक लीजिए और फिर घर आके उनके साथ स्टोरी टेलिंग, स्टोरी रीडिंग, बताओ क्या समझ में आया। तो सिर्फ माँ कितनी इन्वॉल्व है, पेरेंट्स के इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। कहीं ना अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को ही ना आराम देने के लिए गैजेट को पकड़ा देते हैं, जो कि गलत है। और हमें एक बहुत गलत चीज़ लगती है, हम लोग ये भी समझ लेते हैं बैक इन द हेड के जो बच्चे हैं वो अनरीजनेबल हो रहे हैं, ये तो बच्चे हैं, ये ऐसे ही बड़े होते हैं, हम भी ऐसे ही बड़े हुए थे। देखिए ये बहुत गलत तरीका होता है ख़वातीनो हज़रात। हम इसीलिए आपकी मुलाकात साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से लोगों से कराते हैं ताकि आप लोगों की भी जो ट्रेनिंग हो थोड़ी दिमाग की। एक चीज़ अगर आप बाहर जाने से कासिर नहीं जा सकते तो बच्चों के साथ आप अपने यूट्यूब के ऊपर एक्सरसाइज की वीडियोस लगा के साथ एक्सरसाइज कीजिए ताकि दोनों फिट हो। दे आर बिगनर्स फॉर योगा, योगा फॉर बिगनर्स, बिगनर्स फॉर योगा फॉर बिगनर्स, एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन अंडर 5, अंडर 7, अंडर 10, सब चीज़ें मौजूद हैं। आप उनके बच्चों के साथ एक्सरसाइज कीजिए और स्टोरी टेलिंग कीजिए। देयर आर लॉट that you can do। किरण बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक you so much for being a part of the show। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ और ख़वातीन रोज़ा जो कि एक थोड़ी सी सेंसिबल बात है, बच्चों को मुलाजमों के साथ भी आप ज़्यादा देर अकेला मत छोड़िए, उनको मॉनिटर कीजिए क्योंकि बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स पिकअप करते हैं, उनकी ज़बान, उनका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, और कभी कभी कुछ और तरफ भी बात चली जाती है। तो बच्चों को मुलाजमों के ऊपर भी 100% मत छोड़िए, मॉनिटर हमेशा करते रहिए क्योंकि आपकी कोई भी दौलत, कोई भी काम, कुछ भी हो, आपके बच्चों से ज़्यादा वो नहीं हो सकता। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, हमारे दिल के बहुत करीब, बुलबुल पाकिस्तान उन्हें कहा जाता है, नैयरा नूर साहिबा कल हमें छोड़ के खालिक के हकीकी से जा मिली। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे। उनकी पैदाइश 3 नवंबर को 1950 में हुई। NCA लाहौर से उन्होंने तालीम हासिल की और 1971 में पब्लिक सिंगिंग उन्होंने की और फिर उसके बाद एक लामतनाही सिलसिला जारी रहा कामयाबियों का, खूबसूरत मौसीक़ी का, कितने साउंड ट्रैक्स का, कितनी मूवी के गानों का, कितने खूबसूरत मिली नगमों का। नैयरा नूर साहबा एक बहुत ही ज़बरदस्त खातून थी, मेरे उस्तादों में शामिल है। मैंने म्यूज़िक की जो इनिशियल मेरी इंट्रोडक्शन है, मेरे इनिशियल जो है स्कूल में, बिगिन हाउस में, वो नैयरा नूर साहबा मेरी म्यूज़िक की टीचर थी। मेरा सारी ज़िंदगी उनसे बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ रहा, बहुत ही ये शाइस्ता खातून थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे।